हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा डार्क जो है स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाली है। और गाइस, इसमें जो है टॉप वो हमारा लवांगची है, बॉटम जो है वो हमारा विंग है। लवांगची जो है एक अल्फ़ा है, और वो ऐसा अल्फ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस्ट है और बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तो प्लीज़, जिसको भी डार्क लंजा देखना पसंद नहीं है, जो कि वायलेंस पसंद करता हो, नॉन कंसेंशुअल रोमांस पसंद करता हो, इस तरह का जिसे भी देखना पसंद नहीं है, वो इमीडिएटली अभी के अभी इस FF को छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये FF उन सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। और गाइस, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक राजा जो होता है ना, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कितना सेल्फिश हो सकता है। वो पूरे के पूरे क्लैन को मरवा सकता है, वो लोगों के साथ कितना बुरा कर सकता है। और जो भी इंसान उसे पसंद आता है ना, चाहे वो लड़की हो या कोई भी उसका ओमेगा हो, वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसे अपने पास रखने के लिए अगर उसके साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी, किसी भी तरीके से, मेंटली ज़बरदस्ती, फिजिकली ज़बरदस्ती, तो वो भी कर सकता है। तो आपको ये स्टोरी में देखने को मिलेगा। जिसको भी टॉक्सिक लव स्टोरी नहीं पसंद ना, वो अभी के अभी छोड़ के चला जाए। और बाद में फिर मुझे मत कहिएगा दीदी ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ इसे ठीक कीजिए। क्योंकि ये टॉक्सिक लव स्टोरी है और इसमें आपको विभूषण थोड़ा सा ना, मतलब उसे देखकर आपको रोना आ जाएगा कि यार ऐसा क्यों कर रहा है वांगची। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, वो मोदा जोशी से रिलेटेड नहीं है। ये स्टोरी के कैरेक्टर उससे लिए गए हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है वो पहले के जो राजा महाराजा जो क्रूअल टाइप के होते थे, जो पूरे के पूरे लोगों को मरवा देते थे, जेनोसाइड कर देते थे, ये उनके ऊपर लेकर बनी हुई है। तो आई होप आप लोगों को मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। आगे चलकर कोई भी मुझे एक्यूज़ नहीं करेगा। जिसको भी ये सुननी है वो अपने रिस्क पे सुने, और बिना कोई हेट्रेड किए, बिना कुछ भी बकवास किए, वो बंदा इस स्टोरी को छोड़ के जा सकता है जहाँ भी आपको पसंद नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। लैन क्लैन ना बहुत ज़्यादा वास्ट बटा हुआ था। मतलब उसके सारे जो धरती थी ना, मतलब उसने धरती का 50% हिस्सा मार काट करके, लोगों को कत्लो आम करके उसने जीत लिया था। और यहाँ पर 2 प्रिंस हुआ करते हैं, जिनमें से क्राउन प्रिंस जो था उन लोगों का, यानी कि चिंगन जुन का जो बेटा था वो था लेंशचन, और जो उसका दाहिना हाथ बन के रहा, जो कि प्रिंस रहा, जिसे अक्सर मायने में किंग होना चाहिए, लेकिन उसने सब कुछ अपने भाई को दे दिया था। यहाँ पर चिरन ने शादी नहीं की थी। चिरन ने शादी एक वजह से नहीं की थी, क्योंकि अगर चिरन के बच्चे होते और आगे उसकी फैमिली बढ़ती, तो चिंगन जुन ऑब्वियस सी बात है चिरन का सर कलम कर देते और उसके बच्चों को भी मार देते, क्योंकि सत्ता की लड़ाई में यही होता है, भाई भाई को काट देता है। लवांगची जो कि किंग बनना चाहता था, और जिसे जायज़ली किंग बनना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा वॉरियर था, सारी जंगों को वो लड़ा करता था, लीड किया करता था, और अपने भाई के लिए बहुत ओबीडेंट था। इसलिए लवांगची ने जब खुशी खुशी अपनी सारी सत्ता जब शिचन को दे दी थी, तो शिचन के मन में भी बिल्कुल नहीं आया कि उसे लवांगची को मरवा देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ब्लड लाइन से थे। और उनकी मॉम जो थी वो दोनों के अंदर ही हमेशा से प्यार चाहती थी। इसलिए जो लवांगची था ना, उसके हाथ में सारी मिलिट्री पावर होती है, लेकिन गद्दी पे जो था वो शिचन बैठा हुआ था। शिचन को गद्दी पे सिर्फ संभालने का काम दिया गया था, क्योंकि वो क्रूअल कम था। लवांगची टैक्टिक्स में, लड़ाई में और हर चीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन लवांगची क्रूअल बहुत है। अगर उसे गुस्सा चढ़ जाए और उसके मन में ये आ जाए कि उसे पूरे क्लैन को ख़त्म करना है ना, तो वो 2 सेकंड भी नहीं लगाता था ये सोचने में कि उसकी वजह से कितने लोग मारे जाएंगे। वो इतनी क्रूअल्टी के साथ डिसीज़न ले लेता था। इसलिए शिचन को गद्दी पे बैठाया गया कि एक बैलेंस्ड पर्सन होगा, जो कि जानता होगा कि किस तरह से पावर को भी यूज़ करना है और कहाँ कहाँ मर्सी भी दिखानी है। इसलिए जो हमारे शिचन होते हैं वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये लोग बहुत सारी जंगों को जीत रहे थे। लवांगची ने कभी किसी से शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे एक चीज़ पता थी कि वो अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अगर वो किसी चीज़ के लिए रेडी होगा तो वो तब शादी करेगा। उसे बहुत सारे जनरल ना उसे अपनी बेटियों को ऑफ़र करते थे। मतलब जितने भी टॉप रैंक जनरल्स थे या जितने भी टॉप रैंक बंदे होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उन सब ने लवांगची के साथ शादी करने के लिए अपनी बेटी का हाथ भेजा होता है। लेकिन लवांगची के आगे तो चिंगन जुन भी डिसीज़न नहीं ले सकते थे, जिन्होंने अपनी गद्दी आगे अपने बच्चों को दे दी थी। चिरन भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि लवांगची की जो डेडली ग्लेयर होता था ना, जब वो किसी को भी अपने मर्डरस ऑरा से देखता था ना, तो लोग डर जाते थे, थर थर काँप जाते थे। और लोगों को ना, मतलब इतना डर लगता था कि उन्हें ऐसा लगता था कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाएगी। और लवांगची जब
किसी भी ऑफिशियल की तो पहले हिम्मत नहीं होती है लवांग जी को डायरेक्ट आकर ये बोलने की कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। सारे के सारे क्या करते थे, उसके फादर, उसके अंकल, उसके ब्रदर को बुला करते थे। और जब तक लवांग जी तक ये बात आती थी तो लवांग जी जब इग्नोर कर देता था तो दोबारा उस रिश्ते की बात ले जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि लवांग जी ने सीधा कहा था कि अब उसका गोल ना पूरी दुनिया जीतने पे है और इस बीच उसे कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता। और ऐसे ही एक छोटा सा समुदाय होता है नदी के किनारे, और उस समुदाय में ना सारे लोग बहुत खुशहाली से रह रहे होते हैं। वहाँ के जो नेता होते हैं वो जंग फेमिया होते हैं, और जो कि बहुत अच्छे थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ रखा हुआ था। जहाँ पर जो हमारा प्यारा सा विभूषण है, जो कि उसके मदर फादर तो बचपन में किसी हादसे के तहत मर गए थे। कहा जाता है कि उसके फादर जो थे वो लैन क्लैन के साथ बहुत सारा काम किया करते थे, और एक दिन लैन क्लैन में से ही किसी ने पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था। और उस वक्त जो विभूषण था ना, उसके मदर फादर ने यहाँ पर विभूषण को उसकी नानी के घर भेजा हुआ था। और जो उसकी नानी का जो मतलब उसकी जो मॉम का मायका था ना, वो भी पहले जियांग सेक्ट में हुआ करता था। उसकी बूढ़ी नानी की इकलौती बेटी उसकी मॉम थी, जो कि मर गई थी। उसके पिता भी मर गए थे, और धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी बूढ़ी नानी भी मर गई थी। तो वो जियांग फेमिया के साथ ही बचपन से रहा, उनके बच्चों के साथ ही खेलता था। हालांकि इन लोगों में भाई बहन जैसा नहीं, बल्कि दोस्ती वाला प्यार था। यहाँ पर विभूषण अभी फ़िलहाल ना ही कोई भाई मानता है जंगचा को। यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, और जंगचा और विभूषण दोनों ही एक तरह से ओमेगा थे। दोनों की ही चॉइसेस बहुत अलग थी, और इनकी जो बहन थी वो भी ओमेगा थी। उनकी जो है पास के ही एक संप्रदाय और एक समुदाय में शादी हो गई थी। वो ऑफिशियल्स होते हैं लैंड्स के अंडर, और यहाँ पर जो इनकी बहन थी यानी कि जियांग यानली होती है, वो यहाँ पर उस जिन ऑफिशियल की बहू बन जाती है, जिसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी थी। लेकिन जियांग यानली बहुत कम यहाँ आया करती थी। विभूषण और यहाँ पर अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। इनके यहाँ पर ज़्यादा लूट मार भी नहीं होती थी, और अगर कोई दंगाई या इस तरह के लोग यहाँ पर आते थे तो ये स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, और ये लोग उन लोगों के साथ फाइट करके उन्हें भगा दिया करते थे। कोई भी हमला नहीं करता था कि वो युनमक के छोटे से शहर पे, छोटे से संप्रदाय पे हमला करे, जो कि नदी के पार, पानी के पार, झील के पार उस साइड हुआ करता था। और ये बहुत अच्छा सुखी समुदाय था कि एक दिन यहाँ पर लवांगची को पता चलता है कि ये समुदाय ने अभी तक उनके सामने घुटने नहीं टेके। बस वहीं पर वांगजी की एक सुई अड़ जाती है कि उसे जैसे तैसे करके युनमक को भी जीतना है, क्योंकि इतना सारा बड़ा हिस्सा जो है उनके नाम है। सारे के सारे राजाओं ने उनके आगे बेंड द नी की है, यानी कि अपने पैरों को झुकाकर और अपनी सारी चीज़ें उनके हाथों कर दी हैं। सत्ता लोग ही चलाते थे, लेकिन हुक्म जो आया करता था वो आया करता था लैन क्लैन से, और जो लैन क्लैन कहेगा वही सारे लोगों को फॉलो करना होगा, वही रूल उनके यहाँ लगेगा। और जितना भी उनके पैसा इकट्ठा होता था, टैक्स इकट्ठा होता था, वो सारा का सारा लैन क्लैन में चला जाया करता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियांग फेमिया ने अभी तक उनके आगे बेंड द नी यानी कि घुटने नहीं टेके हैं, और अपने आप को नस मस्तक नहीं किया है, और उनके आगे सिर झुकाकर उन्हें अपना राजा कबूल नहीं किया है, तब तक लवांगची को अब वो तैयारी कर लेता है कि वो अपनी 3 लाख की सेना ले जाएगा। और जो युनमक समुदाय होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता। उसमें तो गिनती के ही 20,000 लोग थे, और जिनमें से 5,000 लोग तो सेना में होते हैं, बाकी जो हैं बूढ़े लोग और औरतें, बच्चे, ये सब थे। और उनकी सेना जो थी 5,000 में से भी काफ़ी लोग मारे गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो हैं अक्सर लोग बाग हमला करते रहते हैं, तो सोल्जर्स लड़ाई में खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ वांगची को बहुत गुस्सा चढ़ गया था, और उसने ना पूरी स्ट्रैटेजी कर ली थी वो किस तरह से इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। पहली बात, वो झील के उस किनारे में थे, तो यहाँ पर जो झील में पानी आ रहा होता था वो किस स्पीड से, जो कि बांध बने हुए थे उन्हें हटाकर इतनी बुरी तरह से वो फ्लड लाएगा कि उनमें के आधे लोग तो फ्लड में ही मर जाएंगे। और दूसरी चीज़, उसके बाद वो इतने कत्लो गैरत करेगा कि वहाँ पर या तो कोई बचेगा ही नहीं, और अगर किसी को बचना भी होगा तो वो यहाँ पर शिचन के आगे बेंड नहीं करेगा। और शिचन के आगे बेंड नहीं इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस है और भावी राजा भी है। लेकिन जो हमारा वांगजी है ना, असली में तो, हकीकत में तो दुनिया उसी के आगे बेंड नहीं करती है। कहने की बात है गद्दी पे शिचन विराजमान है, लेकिन असली सब जानते हैं कि पावर लवांगची के हाथ में है, जिसके सामने किसी की तूती नहीं बोलती। और इवन वांगजी अगर कभी भी चाहे तो अपने भाई को 2 मिनट के अंदर अंदर
पूरा का पूरे सत्ता से हटा सकता है, उसे उसकी गद्दी से 2 मिनट में हटा सकता है। क्योंकि वांगची ने अपने भाई को सीधा बोल रखा था कि जिस दिन उसका भाई उसके अगेंस्ट जाएगा वो अपने भाई को भी उसकी तख़्त से हटा देगा, और तख़्त से हटाते ही अगर वो अपने भाई को मारना भी चाहे तो वो अपने भाई को मार सकता है। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शिचेन, चेरेन, उसके पिता चिंगनजुन वांगची से डरते थे, क्योंकि जब इंसान एक पावरफुल हो जाता है ना, उसमें अहम आ जाता है और अहम अच्छे अच्छे लोगों को लेकर डूब जाता है। यहाँ पर जो हमारा वांगची होता है ना, वो आज दिन तक उसने कभी किसी ओमेगा के साथ संबंध नहीं बनाए थे, किसी ओमेगा के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, और कभी भी कोई ओमेगा उसे मना भी नहीं कर सकता था अगर वो किसी के साथ कुछ करना भी चाहे तो। लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं थी, उसके अंदर ये सब नहीं था, और ना ही उसे कोई शौक़ था। उसे फ़िलहाल के लिए शराब पीने का भी कोई शौक़ नहीं था। हाँ, आगे चल के उसे हो सकता है, लेकिन अभी उसके अंदर इस तरह के कोई भी शौक़ नहीं थे, भोग विलास के भी नहीं। उसे बस एक भूख थी सत्ता की। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वांगची जो है वो युनमक सेक्ट को सरेंडर करने के लिए कहता है। उसके द्वारा राजदूतों को जो है वो युनमक में भेजा जाता है, लेकिन जियांग फेमिया कह देते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बेंटन ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक आत्मसम्मान है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे यहाँ से कुछ टैक्स या कुछ चाहते हैं तो हम वो दे देंगे। लेकिन वांगची ने 3 बार पत्र भेज के सीधा कहा कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हो तो हम आपके पूरे क्लैन को मार देंगे। तो जियांग फेमिया को गुस्सा आ गया। उन्होंने जो है वो जिन सेक्ट से, यानी कि जो ऑफिशियल बड़े जिन थे, उनसे बात करने की कोशिश की। जिन गुआंग्याओ जो कि यहाँ पर लैन शिचन से बात करने आते हैं, पर लैन शिचन सीधा बोल देते हैं कि अगर वांगची ने कोई डिसाइड किया है तो मैं उसके आगे उसके डिसीजन को नहीं बदल सकता। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। तब यहाँ ये जो यानली थी वो भी यहाँ पर बात करने आती हैं, लेकिन शिचन जो है वो कुछ नहीं बोल पाते। तभी यानली कहती है, अगर आप मेरे पिता को मजबूर करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, वो आपके आगे बेंड द नी कभी नहीं करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आप मेरे ओमेगा भाई से शादी कर लें, मेरा भाई जंगचा आपके लिए सूटेबल कपल भी होगा, और अभी तक आपने शादी भी नहीं की है। अगर आप यहाँ पर उसे अपनी कंसोर्ट बना लें, या फिर आप उसे अपनी कॉन्केनबाइन, या फिर आने वाले टाइम में आप उसे एक पत्नी का पूरा ओहदा देंगे, तो शायद एम्प्रेस बनने पे, कॉन्सोर्ट बनने पे या कॉन्केनबाइन बनने पर भी मेरे पिता आपके अधीन रहेंगे और वो आपको हमेशा सराहना करेंगे। प्लीज़ कुछ भी करके बचा लीजिए। तो यहाँ पर शिचन को ये आइडिया अच्छा लगता है कि उस पूरे परिवार और उस पूरे क्लैन को वांगची की इतनी ब्रूटल तरीके से मरवाने से अच्छा है कि वो उस पूरे क्लैन के लिए एक शादी का रिश्ता भेजता है। जब वो शादी का रिश्ता जंगचा के लिए आता है ना, तो वो वेवोशन सीधा कह देता है कि वो ऐसे इन लोगों के पास शादी नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने 3 बार उन्हें मारने की धमकी दी है, 3 बार लड़ाई का भेजा है, और अब वो यहाँ पर होस्टेज बनाकर जो है वो रखना चाहते हैं किसको, जंगचा को। तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जियांग फेमिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था कि धीरे धीरे ये लोग जो डैम बना हुआ है ना, जिस पे बहुत सारा पानी बचा हुआ है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर डैम टूट गया ना, तो इनका ही नहीं, आसपास के जितने भी सेक्टर हैं ना, वो सारे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि जब एक डैम का पानी छूटता है ना, तो वो इतने सारा पानी होता है ना कि वो गाँव के गाँव को तबाह कर सकता है। इतनी ज़्यादा भयंकर तबाही ला सकता है कि कोई सोच नहीं सकता। और शायद 3-4 सालों तक वहाँ पर इतना भयंकर उत्पात मचेगा कि उसकी भरपाई कभी हो भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर वो डरते डरते जंगचा की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन वेवोशन को एक खुराफात सूझती है। वो कहता है कि मैं जंगचा की जगह ओमेगा बन के जाना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जंगचा और उसके पिता जो हैं वो बिल्कुल नहीं मानते। तो वो जंगचा से कहता है कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर जाकर कभी कभी मैं तुम्हारे साथ अपनी जो तुम जंगचा बन के जा रहे हो, तो कभी कभी हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया करेंगे। मैं जंगचा बनकर वहाँ घूमा करूँगा और सब चीज़ें पता लगाऊंगा कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। अगर वो ज़रा सा भी गड़बड़ लगाना तो मैं उस इंसान को ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पर जंगचा कहता है कुछ गड़बड़ मत करना, क्योंकि वो हमारे पूरी 50% उस वक्त अर्थ का जो हिस्सा था, उसका जो राजा था वो शिचन था। यहाँ पर वेवोशन पता लगाता है कि शिचन के पास असली पावर नहीं है, असली पावर उसके भाई के पास है, जो कभी भी राजा को हटा सकता है। तो वेवोशन यहाँ पर कहता है कि तुम ऐसे इंसान से शादी क्यों कर रहे हो, पावर तो उसके भाई के पास है और उसका भाई भी हम लोगों को मारना चाहता था, तो तुम अपनी शादी का रिश्ता उसके भाई के लिए क्यों नहीं भेजते।
यहाँ पर जंगचा और उसके पिता को लगता है कि पॉइंट तो सच है, लेकिन एक राजा का रिश्ता वो नहीं ठुकरा सकते थे, क्योंकि उनके पास पूरे के पूरे हर बंदे आए थे और राजा के खुद के दूत जाकर वहाँ पे अनाउंस करके आते हैं कि अब राजा जो है वो यहाँ पर उससे शादी करना चाहते हैं और उसे कंसोर्ट बनाना चाहते हैं, और आगे चल के फ्यूचर में उसके एम्प्रेस बनने के भी चांसेस होंगे, क्योंकि वो पहली वाइफ शादी करके जो है वो राजा के साथ आ रही है एज अ ओमेगा वाइफ। वो पहला है शिचन का। तो यहाँ पर सारे तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। वांगची को भी जब अनाउंसमेंट पड़ती है कि युनमग वालों ने यहाँ पर अपने यहाँ से एक ओमेगा को उसके भाई से शादी करने के लिए कह दिया है, और एक तरह से जब कोई खुद को सरेंडर कर देता है, अपने यहाँ से शादी की बातों को लेके जाता है, तो उसे बेंड द नी ही माना जाता है। तो यहाँ पर लवांगजी जो है वो उनके साथ लड़ाई करने या ये सब करने की भावनाओं को हटा देता है, और धीरे धीरे दोनों सेक्ट में शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। विभूषण को अभी भी गड़बड़ लग रही थी, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था एक ऐसे टॉक्सिक राजा के पास अपने प्यारे से ओमेगा भाई को शादी करके भेजने का, जो लोग अभी फ़िलहाल उन्हें 3 बार मारने के लिए अल्टीमेटम दे चुके थे। उसे लगता था कि उसे यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, और वो जंगचा को और बाकी सबको कन्विंस करता है कि वो जंगचा का अटेंडेंट बन के जाना चाहता है, क्योंकि जो उसके पिता थे ना वो एक टाइम पे लेंस सेक्ट में काम करते थे, और वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि दरअसल उसे सारी बातें पता चलती रहती थी। वो जानता था कि पूरे लेंस सेक्ट ने उसके पूरे परिवार यानी कि वे खानदान को पूरा वाइप आउट कर दिया है। तो वो यहाँ पर बिल्कुल विभूषण बन के जाना चाहता है, लेकिन वो अपने नाम को हाइड करना चाहता है, क्योंकि किसी को भी पता चला कि उसका नाम वे है तो उसकी जान पर खतरा हो सकता है। तो वो यहाँ पर अपना नाम जियांग भूशियान और जो जंगचा है उसका दूर का कज़न बन के जाना चाहता था, क्योंकि अगर वो खाली अटेंडेंट या नौकर बन के जाएगा तो छोटी छोटी बातों पे उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन अगर वो होने वाली रानी का यानी कि होने वाली एम्प्रेस या कॉन्सोर्ट का अगर कज़न भाई बहन बन के जाता है, कज़न ओमेगा भाई को कज़न ओमेगा बहन बन के जाता है, तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि विभूषण जो है वो जियांग वूजियान बन के उधर जाएगा, जियांग यिंग बन के उधर जाएगा और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। विभूषण यहाँ पर जंगचा को ही नहीं इंसाफ दिलाना चाहता, बल्कि वो अपने माता पिता का इंसाफ खुद के लिए भी चाहता है कि उसके माता पिता को किसने मारा है, और वो उस सच्चाई को ढूंढने के लिए उस जगह जा रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आगे उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंतज़ार कर रही है ना, कि उसे अपने लाइफ के इस डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि उसने क्यों जंगचा के साथ उस गंदे, उस बेकार, उस घटिया जगह पर जाने की सोची। जिस तरह से पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स को जाने से अक्सर लोग बाग मना करते हैं कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन मत करो, दलदल में फंस जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जो राजशाही परिवार होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ पर किसी से दोस्ती आपको कब भारी पड़ जाए और किसी से दुश्मनी आपको कब भारी पड़ जाए आपको पता नहीं चलता। तख्ता पलट होता है और न जाने कितने मासूमों की जानें चली जाती हैं। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा जब लवांगजी और विभूषण मिलेंगे, और कैसे जो लवांगजी सब ओमेगाओं को रिजेक्ट करता है वो विभूषण के साथ ज़बरदस्ती चीज़ें उसे फोर्सफुली शादी करवाएगा और उसे फोर्सफुली अपना बनाएगा। देखते हैं आखिर इतना बड़ा टर्न क्यों और कैसे आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगर किसी को ये टॉक्सिक स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय।